सैफई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में और 447 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 500 शैय्या सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का लोकार्पण और नवनियुक्त कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। 500 करोड़ की लागत से बने हुए तैयार इस सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने और अच्छे से इलाज करने की नसीहत दी है। इटावा से स्टेट हेड मीत कुमार की रिपोर्ट। कुमार सिंह जी, कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। विश्वविद्यालय के सभी हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं विश्वविद्यालय को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी इस हॉस्पिटल के आज लोकार्पित होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इटावा और आसपास के जिन जनपदों के लोग इन सुविधाओं का लाभ लेंगे उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है, होने की ओर अग्रसर भी है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास पुराने 7 मेडिकल कॉलेजेस थे। उन 7 मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य मेडिकल कॉलेज चलता था, यूजी पीजी की क्लासेस चलती थी, सुपर स्पेशलिटी का कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन 7 के लिए सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक स्वीकृत किए। इसमें गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, इन सभी जनपदों में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने। आप ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही मंशा कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में है। और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में ऐसे आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर ये विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है। और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सैफई और इटावा के नाम से ही डरते थे।
लेकिन जब पूरा लघु भारत यहाँ पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, ये करते कुछ नहीं है, ये केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं, और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी प्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहां के कार्मिक भी हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और नजदीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर आप इसको कहते हैं कि भाई तुम तो जो है बहुत बीमार हो, तुम्हारा उपचार होना कठिन होगा, तो ये मान के चलिए कि आपने उसको और बीमार कर दिया, कितना उपचार उसको करेंगे, कितनी दवा देंगे, समय पे ठीक नहीं होगा। और इसलिए कभी कभी डॉक्टर भी बोल देते हैं भैया तो अब दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ। लेकिन आते ही बीमार से बीमार व्यक्ति को अगर आप पहले दिन कह देंगे कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो सामान्य चीज है, थोड़ा है बस ये सावधानी बरत लो, ठीक हो जाओगे, तो मान लेता कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। मुझे याद है मेरे गुरुजी 90 साल के थे, कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको मेदांता में लेके जाता था दिल्ली, गुड़गांव में। तो जब तक डॉक्टर देखता था तो डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर ने कह दिया आप तो बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद अपनी छड़ी उठा के मुझसे कहते चलो भैया चला जाए। मैं कहते अब बीमार है कुछ रुक जाइए। अरे डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है। मैं कहता देखिए कितना असर होता है 90 साल की उम्र में। पर डॉक्टर ये कहे कि भाई आप तो एकदम ठीक हैं, और तुरंत अपनी छड़ी उठाते थे, कहते भाई चलो चला जाए, गोरखपुर वापस चलते। मैं कहता था नहीं कुछ देर रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, जब आए हैं तो 2-3 दिन आराम कर लीजिए यहाँ पे। कहते नहीं अब तो डॉक्टर बोल चुके हैं। कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है वह आपको देखना होगा। पेशेंट के साथ आपका व्यवहार बहुत सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। हमें उसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा, उसके पारिवारिक स्थिति को देखना पड़ेगा, और हमारा व्यवहार उसमें बहुत मायने उसके लिए रखता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने की सबसे पहली कला यही है, हम उसकी समस्या को समझे, न कि अपनी समस्या को उस पर डालें, और उसकी समस्या के समाधान का रास्ता अपने व्यवहार के माध्यम से निकालें। एक दूसरा, हम केवल एक चिकित्सक के रूप में सामान्य उपचार का के लिए ही कार्य करते हैं। याद रखना हर पेशेंट आपके लिए एक प्रयोगशाला भी है। उसके लक्षण को जानना। मुझे याद है मेरे एक सहयोगी संत थे, 2007-8 की घटना है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भी तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो लखनऊ में उपचार करा रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मैं बीमार हूं। तो मैंने कहा मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलोगे, दिल्ली दिखा देते हैं, चलिए यहीं से। मैं सांसद था उसमें। तो उसने कहा मैं तो एडमिट हूं। तो मैंने कहा एक काम करो, स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आ जाना,
मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करा करूँ, मेरे साथ दिल्ली चलो। अच्छा, मैं समझा कि एक सामान्य बीमार होगा तो रात्रि को ट्रेन जैसे ही पहुंची 10 बजे स्टेशन, लखनऊ स्टेशन पे, तो 4 लोग उसको टांग करके ले गए। मैंने कहा मैंने कहां से मोबाइल ले लिया? अब 4 लोग भी हैं, मैंने 2 ही सीट रिजर्व करा रखी है। तो मैंने उनको खैर किसी प्रकार से बुलाया, टीटी को बुलाया, मैंने कहा 2 और सीट कराओ भी किसी प्रकार से। रेलवे स्टेशन पे दिल्ली एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस मंगाने के बाद फिर वहां पे उनके उपचार के एम्स में लेके गया। प्रोफेसर दवे वहां पे डायरेक्टर थे एम्स के, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब जो है एक पेशेंट हम भेज रहे हैं। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी चलता हूँ। मैं भी वहां गया, देखा मैंने। तब तक प्रोफेसर दवे ने अपने चैम्बर में उनको बुलाया। तो पेशेंट के लक्षण को देखते हुए ही उन्होंने कहा इनको कोई बीमारी थोड़ा है। अरे हमने कहा इसको 4 लोग टांग के ला रहे हैं, कोई बीमारी नहीं। कहा नहीं कोई बीमारी है, सब अब इन्होंने स्वयं पाला हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इनको बोलो कि कहते हैं, इनको बोलो समय पे जगह करें, समय पे भोजन किया करें, समय पे सब नियमित दिनचर्या अपनाएं, कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने उनकी बेल्ट लगी हुई थी पीछे, उन्होंने कहा सर बेल्ट को उतार करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। कहा सब तो कहते हैं मैंने 6000 रुपए में खर्च किए इसके लिए। और कहते तो 6000 तुम्हारी पूरी बॉडी को खराब कर देगा, इसको फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा इनको लेके जाइए, कोई बीमारी नहीं है, और इनको केवल एक मैं दवा दे रहा हूं, जब पेन हो तभी देना, मत बाकी मत करवाना। जब एक थोड़ा भी इनको रिलीफ हो, इनको थोड़ा योगासन सिखा दीजिए। समय पे जगे, समय पे सोए, नियमित दिनचर्या जीवन जिए, कोई बीमारी नहीं होगी। एक हॉस्पिटल या एक संस्थान कैसे ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को भी आमूलचूल परिवर्तन करने में योगदान दे सकता है, यह आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेस उसके उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि 2017 तक, 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे, और आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 20 में बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं, और जो 14 बाकी जनपद बचे हुए हैं, उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चल रहा था। कि अब पिक एंड चूज नहीं होता, ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा का भाव, यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का घोड़ा है ये। सबके लिए काम होना चाहिए, और मोदी जी ने आने के पहले ही नारा दे दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना भी उसका एक उदाहरण है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष
देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों के ये आयुष्मान के कार्ड बनने हैं और उसमें से 5 करोड़ लोगों ने अब तक अपने कार्ड बना लिए हैं। शेष को बनाने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये चीजें दिखती हैं और लोग कितने तेजी के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि अगर सफाई के इस ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत में लाभ दिया है लोगों को, तो शहरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को रहता है कि मैं पैसा बचा के रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा। उसको मालूम नहीं कि हर बार ये पैसा 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख खर्च हो जाता है वे फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या माता के। उत्तर प्रदेश समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ राज्य मंत्री जिनका उद्बोधन हम सब अभी सुन रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे मित्र आदरणीय रमाशंकर कठेरिया जी, इटावा सदर की लोकप्रिय विधायक बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सरिता भदौरिया जी, सफाई के आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 बेड के नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भवन का आज उद्घाटन हो रहा है। इस भवन को देखने के लिए विगत लगभग 8 माह पूर्व हम स्वयं आए थे। निर्माण एजेंसी से वाइस चांसलर महोदय से हम लोगों ने फिजिकल विजिट करके कहा था समय सीमा में इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि भवन बनकर के तैयार है। ये केवल सैफई इटावा नहीं, आसपास के कई जनपदों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मरीजों को अब कानपुर और आगरा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उनको इटावा में ही सैफई में भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुपर स्पेशलिटी मिल पाएगी। बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।